तो अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये है कि हम मोशनल ईएमएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो क्या? देखो, जब हम लोग शुरुआती देखे तो फराडे भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने चेंज किया। क्या चेंज किया? एक कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स। अब वो फ्लक्स चेंज किया तो वो कैसे कर रहे थे? एक मैग्नेट को आसपास लाके या फिर कॉइल को आगे पीछे करके, मतलब दोनों चीज़ों के बीच में रिलेटिव मोशन लाके घुमा फिरा के, यही बात थी। उससे हो क्या रहा था? फ्लक्स चेंज हो रहा था, है ना? तो ये जो वेलोसिटी है, किस वेलोसिटी से मैं लाऊं, मतलब मेरे को एक मैग्नीट्यूड मैंने को बताया गया कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बाई डी टी पे रिलेटेड है अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन हमको तो ये ईएमएफ, ये मैग्नेटिक फ्लक्स मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन अगर हम कॉइल का या फिर जो मैग्नेट है उसकी वेलोसिटी मेजर करना आसान है। तो क्या हम लोग उसके स्पीड से इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिलेट कर सकते हैं? तो हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका हेडिंग डालो। हेडिंग है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम क्या? फैराडेस लॉ। ठीक, तो इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं? तो इसमें हम लोग एक यू शेप का कंडक्टिंग ट्यूब रखेंगे, कंडक्टिंग रेल रखेंगे और उसके ऊपर एक कंडक्टर को मूव कराएंगे। ठीक है, अब कंडक्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा ना भाई, न्यूक्लियस तो उसका होगा ही होगा। तो सबसे पहले जो हम लोग करने जा रहे हैं कि हम एक करेंगे, क्या करेंगे, इमोशनल ईएमएफ होता क्या है। तो अगर एक कंडक्टर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसी ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। बात समझ में आई क्या? तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा ये ट्यूब है यू शेप्ड का। अच्छा, मैंने ट्यूब ही उल्टा बना दिया। तो ये हमारा ट्यूब है यू शेप का, कंडक्टिंग रेल है ये, मतलब ये किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। और इसमें हमारा ये एक और कंडक्टर है, ये कंडक्टर पी क्यू है जो कि मूव करने वाला है। किस तरफ? इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। समझ में आ गया क्या ये कैसा है? ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक, तो अभी हमारा ये जो यहाँ पे मान लो क्या ये एल लेंथ का है और हम यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे हैं। ठीक, अब क्या हो रहा होगा आगे देखो। तो ये जो हमारा कंडक्टर है PQ जिसका लेंथ कितना है? L, तो ये कंडक्टर का लेंथ L है। ठीक है, ये कंडक्टर PQ का। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास किस पे मूव कर रहा है? तो इट इज फ्रूट टू मूव ऑन द यू शेप्ड कंडक्टिंग रेल। यू शेप का कंडक्टिंग रेल है जिसपे कि ये मूव कर रहा है और यहाँ पे एक टाइम इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। टाइम इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं कि समय के साथ ये फील्ड नहीं बदलेगी, हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगी जो प्लेन के अंदर जा रही है। अब ये जो PQ है ये वी वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है। मतलब हो क्या रहा होगा, तुम लोग खुद सोचो ना। ये यहाँ से अभी जो एरिया दिख रहा है लूप का तुम लोगों को, या ऐसे यहाँ से यहाँ जाएगा तो एरिया कम हो जाएगा, है ना? अच्छा, और फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। एरिया कम हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आया यहाँ पे, और अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आया तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ में आई बात क्या? और उस ईएमएफ का डायरेक्शन निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ता है न्यू लॉ, जो कि है हमारा फ्लेमिंग का
राइट हैंड रूल। हम क्या करते हैं, ऐसा बना लिए, ठीक। अब फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा ये भाई साहब तो हमेशा फील्ड की तरफ जाते हैं, तो इनको फील्ड की डायरेक्शन में कर लिए, ठीक है ना। मोशन की डायरेक्शन में थंब चला जाता है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्शन क्या होगा, पी क्यू, ऊपर से नीचे की तरफ पी क्यू में। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बता रही है। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा बताएं, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं हुआ ना लॉजिकली। ये ऊपर वाला पोटेंशियल हाई होगा, नीचे वाला लो होगा, करंट तो इधर ही जाना है ना, ठीक है। तो हमको यहाँ से पता चल गया क्या, कि किधर इंड्यूस होगा करंट, पी से क्यू की तरफ। तब क्या करते हैं हम लोग, एक्स डिस्टेंस दूर है, तो हमारा जो फ्लक्स होता है, जो हमने भी बोला क्या होता है, बी इंटू ए। और एरिया कितना होगा भाई, तो एल लेंथ ये है और एक्स डिस्टेंस ये है, तो एरिया ऑफ द कॉइल क्या होगा, एल इंटू एक्स, ठीक है ना। और फैराडे लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो मतलब फ्रॉम फ्लेमिंग फैराडेस लॉ इज इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ बी एल एक्स। अच्छा, और माइनस भी होता है क्योंकि लेंज भाई साहब ने भी माइनस दे रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये माइनस यहाँ भी आएगा, और ये b और l तो कांस्टेंट है बाहर, dx बाई डी टी, और ये dx बाई डी टी को लिख सकते हैं क्या, v। अच्छा एक बात बताओ यार, यहाँ थोड़ा सा देखो, ये जो dx बाई डी टी है, ये जो v आना है, क्या तुमको ऐसा नहीं दिख रहा है ये x कम हो रहा है, x कम हो रहा है, तो dx बाई डी टी तो नेगेटिव आना चाहिए था ना। तो मतलब मैं dx बाई डी टी की जगह पे माइनस बी यूज करूंगा, तो मेरे को ये मिलेगा बी वी एल, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, बवाल, बी वी एल। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हमारा मोशनल ईएमएफ है जो कंडक्टर पी क्यू के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से आया है। बात समझ में आई क्या? क्लियर है ये? अब देखो, ये तो हमने किस मेथड से किया, यहाँ पे हमने फ्लक्स निकाला और फ्लक्स निकाल के उसको डिफरेंशिएट किया, उसको डिफरेंशिएट किया तो हमको मिल गया ईएमएफ इंड्यूस। बट हम ईएमएफ इंड्यूस दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। एक और मैग्नेटिक में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो थी लॉरेंज फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स लगाते हैं तो वो लॉरेंज फोर्स लगता है, दोनों का सम। तो हम उसको यूज़ करके भी मोशनल ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग लॉरेंज फोर्स से निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखना, ये जो लेंथ एल है ना, ये पी और क्यू पॉइंट हमारा यहीं पे रहेगा। ये पी यहाँ रहेगा और क्यू पॉइंट यहाँ पे रहेगा, हम ये इतना ही लेंगे, ठीक है। तो ये लेंथ एल यहाँ तक ना लिख के लेंथ एल यहीं तक मार्क करो, क्योंकि हमको जब एरिया निकालना है तो हम किसका निकाल रहे हैं, ये अंदर के आइटम का ना, तो इसलिए ये हमारा लेंथ एल है, यहाँ पे नहीं। पूरा एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे ना तो इसके यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ये यहाँ पे समझने वाली बात क्या है ना, कि ये वाला रेल इसको ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। इसको यहाँ हम हटा ही देते हैं, यहीं कंफ्यूजन ही यहीं पे है, ठीक है। तो ये वाली लेंथ को लेंगे हम लोग, ये लेंथ एल है हमारा, ठीक है। ज़्यादा क्लियर है समझने में कि जहाँ से जहाँ तक वो ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, यहाँ पे कुछ होगा नहीं ना, यहाँ पे होगा भी तो करंट फ्लो कैसे करेगी, करंट इसमें जो फ्लो करेगी हमने बताया पी से क्यों जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में, तो वो यहाँ पे आएगी और फिर ऐसे चली जाएगी ना, इधर तो नहीं जाएगी, इधर तो नहीं जाएगी ना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इधर, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? तो ये जो भी करंट आई इंड्यूस होगी वो इस तरीके से होगी, क्लियर है? अब इसको चेंज करते हैं, यहाँ फैराडेस लॉ हटा के यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं क्या, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो अब एक चीज़ सोचो कि हमारे पास ये कंडक्टर है,
और इस कंडक्टर में क्या होता है, इसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उन पे क्या लगता है, उन पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है ना, लगता है कि नहीं लगता है, और कितना लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा, जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो कितना लगता है, क्यू वी बी साइन थीटा। बट आई डोंट थिंक कि अपने को थीटा यहाँ पे लेने की जरूरत है, क्योंकि थीटा 90 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मोशन हमारा इधर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो साइन 91 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्यू वी बी हो गया। बात समझ में आई क्या? अब इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, उसका डायरेक्शन हम लोग निकालेंगे किससे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो फील्ड अंदर है ना, और हम लोग जा किधर है, तो किधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे होंगे, नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन जाके एक्यूमुलेट कहाँ पे होंगे, पी पे कि क्यू पे। तो क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा करंट की डायरेक्शन हमको पता चलती है ना फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल से, तो करंट हमारा नीचे है, ऐसा 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 है ना, तो करंट हमारा नीचे है, तो सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी की तरफ और पॉजिटिव चार्ज जाएंगे क्यू की तरफ, है ना। तो इसका मतलब पॉइंट पी पे, जो पी एंड है इसका, इस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और पॉइंट क्यू पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी वहाँ पे ना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो जाएगी, किस तरफ, पॉजिटिव क्यू पे हुआ है ना, तो ई किधर जनरेट सेट होगा, क्यू से पी की तरफ, है ना। अब उसकी वजह से क्या होगा बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा चार्जेस पे, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा वो एफ ई होगा, और वो किसके इक्वल होगा, क्यू ई के, है ना। अब एक बात बताओ मेरे को कि करंट कब फ्लो हो, ये जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं चार्जेस ये कब तक होगा, ये हमारे में एक लग रहा है कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स जो ले जा रहे हैं उनको ऊपर, एक लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स जो किधर ले जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो चार्जेस इधर होंगे ना, तो ये एक्यूमुलेशन तभी तक होगा, मतलब तब तक होगा जब तक दोनों फोर्स बैलेंस नहीं हो जाते, क्योंकि जैसे ही नीचे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज पे नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, तो वो किधर जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स से वो नीचे जाना चाह रहा है, मैग्नेटिक फोर्स से ऊपर जाना चाह रहा है, तो जब तक ये दोनों फोर्स इक्वल नहीं होंगे तब तक तो एक्यूमुलेशन होगा, लेकिन जैसे ही ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तो चार्जेस का एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये चार्जेस तब तक एक्यूमुलेट होंगे जब तक कि एफ एम जो है वो एफ ई के इक्वल नहीं हो जाता, मतलब क्यू वी बी जो है वो क्यू ई के इक्वल नहीं हो जाता, ये कट जाएगा, है ना, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस सेट हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो सेटअप होता है वो कितना होता है, ई इंटू एल होता है कि नहीं होता है, ई इंटू एल होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ, एल लेंथ हमारा है पी क्यू का, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऊपर से वी भी होती है, तो वी बी एल, या ऐसा ना लिख के इसको वही लिखो ना, ई का क्या है वी इंटू बी, तो बी वी लिख लो, बी वी एल, ये पोटेंशियल आया, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्या, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बी वी एल अभी निकाले थे फैराडेस लॉ से, वही सेम आया किससे, लॉरेंज फोर्स से, और यही जो मैग्नेटिक फोर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो लग रहा है, यही पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है। तो जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, वो कितना होता है, बी वी एल, बवाल, याद रखना, भूल नहीं जाना, ठीक है। और इसी को हम लोग मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि मेरा यहाँ पे जो ये आर्म है, ये तीनों आर्म जो है इनको भी नाम दे दिया जाए, तो इनको नाम दे देते हैं चलो, तो ये एंड आर है, ये एंड एस है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि ये क्यू आर, आर एस और एस पी, इन तीनों का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इन तीनों का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, और मेरा जो पी क्यू है, पी क्यू का रेजिस्टेंस है मान लो आर, पी क्यू का रेजिस्टेंस है
आर, तो करंट कितना सेटअप हुआ होगा भाई, तो ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो I इज इक्वल टू ई बाई आर या फिर बी वी एल डिवाइडेड बाई आर, तो इतना करंट सेटअप हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें है? ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो करंट आया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, और फोर्स कितना लगता है, आई बी एल साइन थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा तो सोचना ही नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और मोशन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 तो 1 होता है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा इस कंडक्टर पे, जब ये करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया होगा तो इस पे एक फोर्स लगेगा ना, आई बी एल साइन 90 का, तो मतलब आई बी एल, अच्छा करंट कितना है, बी वी एल बाई आर, तो एफ को लिख दो यहाँ पे, आई की जगह क्या लिखूँ, बी वी एल इंटू बी एल डिवाइडेड बाई आर, तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर, तो इतना फोर्स इस पे लग रहा होगा, क्यों, जब से इसमें करंट इंड्यूस हो गई होगी तब, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स जब वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा इसका डायरेक्शन कैसा होगा, जिसकी वजह से आया उसको अपोज करेगा, लेंस लॉ भाई फॉलो तो करना ही है ना, तो वो क्या करेगा, हम जाना चाहते थे इधर और ये रोकेगा, अपोज करेगा तो भेजेगा उधर, तो इसका मतलब इस फोर्स के इक्विवेलेंट फोर्स हमको इस आर्म पे लगाना पड़ेगा तभी वो आगे जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं, तो इसलिए हमको एक कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई करना पड़ेगा, वो कांस्टेंट फोर्स कितना होगा, बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर, कोई दिक्कत है क्या? अब अगर हम इसको एक v वेलोसिटी से मूव कराना चाहते हैं तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वो कितना पावर डिलीवर करेगा, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स है बी स्क्वायर वी एल स्क्वायर बाई आर इंटू वेलोसिटी v, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, तो इतना पावर हमारा एक्सटर्नल सोर्स लगाएगा या फिर डिलीवर करेगा, तब हमारा कंडक्टर मूव करेगा, कोई दिक्कत? अब अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस R है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ से जो लॉस हो रहा होगा हीट लॉस, वो कितना हो रहा होगा, हीट लॉस, ये क्या है, पावर डिलीवर्ड, और ये क्या है, लॉस या फिर डेसिपेटेड, कितना डेसिपेट होगा, क्योंकि भाई करंट फ्लो कर रही तो पावर तो डिसिपेट होगा ना, और किसके इक्वल होता है वो, आई स्क्वायर आर के, और करंट कितना है, करंट यहाँ निकाले हो बी वी एल बाई आर, बी वी एल बाई आर, और इसका स्क्वायर इंटू आर, जरा मेरे को देख के बताओ, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई नीचे आर स्क्वायर, ये आर कटेगा, एक इसको लेके जाएगा, अरे ये जितना पावर हम डिलीवर करेंगे उतना ही पावर डिसिपेट होगा, ऐसा हो रहा है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी हम अप्लाई कर रहे होंगे वो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी, उसके बाद फिर हीट एनर्जी में डेसिपेट हो रही होगी, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है, ठीक ठीक। तो हम ना ये जो पूरा सिस्टम अपना ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेटअप है ना, इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो बहुत सिंपल तरीके से यहीं पे बना देते हैं, छोटू सा, कैसा बनाया जाए, तो देखो हमारा एक रेजिस्टेंस R होगा और हम EMF कितना लगा रहे हैं भाई, BVL EMF हमारा लग रहा होगा और उसमें करंट I आएगा, तो यहीं पे बना देते हैं, देखो तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस R लग गया और ये हमारा एक ये हो गया, या उल्टा ऐसा लगा लो, ठीक है, इसका EMF कितना होगा BVL, करंट कितना फ्लो होगा I, बस ये इलेक्ट्रिकल सेटअप हो गया, इस पूरे का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बन गया ना, क्योंकि अब यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो भाई कितना करंट आएगा, तो BVL/R, हाँ ठीक है, कितना पावर जनरेट होगा, तो कैसे निकालते हैं, I स्क्वायर R से निकालोगे, I स्क्वायर R तो यही आएगा ना, करंट उतनी है ना, इसका मतलब ये इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बन गया इस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेटअप का। तो लॉरेंज फोर्स समझ में आ गया होगा, लॉरेंज फोर्स से भी हमारा सेम आया इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडेस लॉ से भी सेम आया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने PQ को रेजिस्टेंस को मान लिया R और वहाँ से हमने इंड्यूस्ड करंट निकाला। इंड्यूस्ड करंट की अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा करंट कैरिंग कंडक्टर,
जब भी फील्ड में घूमेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा भाई, तो ये निकाले हमने बी स्क्वायर वी एफ स्क्वायर बाई आर, और उसके बाद हमने निकाला कितना पावर लगाएगा एक्सटर्नल फोर्स, तो वो हमने देखा आया बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर, और जितना हीट डिसिपेट हो रहा होगा हीट लॉस में वो भी आया सेम। इसका मतलब जितना पावर डिलीवर हो रहा है वो पूरा का पूरा डिसिपेट भी हो रहा है, और हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम लोग कि जो हमारा ये चार्ज इंड्यूस हो रहा होगा ना, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो चार्ज भी इंड्यूस हो रहा है, तो ये इंड्यूस्ड चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज में क्या रिलेशन है? ठीक है, तो हमको फाइंड करना रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब हमको डेल्टा क्यू एंड डेल्टा फाई का रिलेशन फाइंड करना है। मतलब हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन डेल्टा क्यू एंड डेल्टा फाई, छोटा क्यू लिखो यार। ठीक, फराडे भाई साहब क्या बोल के गए? इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यही बोल के गए है ना। और ओम भाई साहब क्या बोल के गए कि आई इज इक्वल टू ई बाई आर। अच्छा, अभी ये डी फाई बाई डी टी की जगह पे डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी लिखे तो क्या दिक्कत है? हम एवरेज फ्लक्स ले रहे हैं है ना। और ई, अच्छा, और आई को क्या लिख सकते हो? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अच्छा, और ये ई की जगह पे डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी सब्सटीट्यूट करते हैं। चलो, तो 1 बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। चलेगा क्या? और ये डेल्टा टी अगर दोनों साइड से उड़ा दूं तो डेल्टा क्यू मेरा क्या मिला? डेल्टा फाई बाई आर, है ना। मतलब जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा अगर उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल चार्ज इंड्यूस्ड। तो ये जो डेल्टा क्यू है ये चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है और रेजिस्टेंस पे, ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि फ्लक्स किस स्पीड से चेंज हो रहा है। एक्यूमुलेटेड चार्ज को केवल फर्क इस चीज़ से पड़ेगा कि कितना फ्लक्स चेंज हुआ, किस स्पीड से चेंज हुआ उसको मतलब नहीं है, उसको बस नेट चेंज इन फ्लक्स से मतलब होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो यही एक इंपॉर्टेंट चीज थी। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रूव दैट द इंड्यूस्ड चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि भाई हम इंड्यूस्ड चार्ज जो निकाले वो सिर्फ चेंज इन फ्लक्स और रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना टाइम हुआ, क्या हुआ, कम हुआ, बढ़ा, ज़्यादा, जो भी। चलो ठीक है।